नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। क्लास 10 सिविक्स अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI इम्पोर्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। ओके, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी? अगर हाँ तो कैसे? हाँ सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। बोल रहा है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो हाँ जरूरी। सत्ता में साझेदारी रहेगी, मजबूत होगा। ठीक है, देश का योगदान के लिए। आइए दूसरा दूसरा क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्म का तात्पर्य किसी भी देश का, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। चूंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार करते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं प्रचार प्रसार करते हैं करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन। परिवारवाद, वंशवाद और भाई भाई भतीजावाद क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या? परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारी को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। ठीक है, राजनीतिक में देखें, सब अपने को बढ़ाना चाहते हैं। वही परिवारवाद है, उसी को कहते परिवारवाद। आइए, विविधता में क्या विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। चूंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। तब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। जैसे विविधता की एकता क्या कर, जैसे भारत में अलग अलग जात है, अलग अलग अपना अपना सब पूजा करते हैं। यही अपना अपना सब पूजा करते हैं। कुछ संकट आ जाए सब भागीदारी लेते हैं। कोई भी जात रहे सब भागीदारी लेते, संकट आ जाएगा तो भारत पे। लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? लैंगिक विभेद या समानता, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ होता है लड़का लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है, जैसे खान पान, शिक्षा स्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनना में अंतर। ठीक है, जैसे लड़का लड़की विभेद, नहीं निकलो घर से, ये करो वो करो। समाज में स्त्रियों का दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण को लिखे। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखे। समाज की स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, महिला में पर्दा 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 प्रथा, दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह एवं सती प्रथा। यही है समाज में स्त्रियों का अपमान।
भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश में लिंगानुपात दिन प्रतिदिन नौ 943 1000 से 943 घटते जा रहा है। अर्थात इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या हत्या अधिनियम कहा गया है, जो सफल न होकर वो सफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। सही बात है, भ्रूण हत्या पेट में ही मार दिया जाता है लड़की रहता है तो। रंग भेद क्या है? मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। रंग गोरा या गोरा, उसी को तुम काले भड़क गोरा गोरा में जाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता था। रंग भेद का कार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र के लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों के अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र का लगाव तथा दूसरे क्षेत्र के अलगाव रखना क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए अपने पुराणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को दूसरे धर्म में ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता का कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। बोलते हम छोटा जात हैं, बड़ा जात छोटा जात को दबा देता है, वही बोलता है सांप्रदायिकता बाद, ठीक है। अब तो बहुत कम हो गया पहले की अपेक्षा से। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार के प्रदान कर देता है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। चलिए, नगर परिषद क्या है? नगर परिषद क्या, इसके प्रमुख कार्य को लिखे। नगर परिषद का गठन नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है, जहां की आबादी 2 से 3 लाख होती है। प्रमुख कार्य: नालियों का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, सड़क एवं गली एवं बिजली का प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण, मानव के पशुओं के लिए अस्पतालों का निर्माण। ठीक, चलिए आगे चलिए। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थी? बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कीमतों का अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। आइए, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ क्या है? नर्मदा बचाओ क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर और भी छोटे बड़े बांध विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं उचित मुआवजा दिलाना, पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार के सुरक्षात्मक उपाय कराना आदि। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच करीब काम करते हैं? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच करीब का काम करते हैं? राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार बीच कड़ी का काम करते हैं। क्या करते हैं? कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक
व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इससे स्थानीय स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या अर्थ है? भारत भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो गया? भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से सफल रहा। शिक्षा का प्रसार करना, अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना, राजनीतिक दलों और आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना, लाना। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस किस रूप में देखते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफ़ी उज्जवल रूप से देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कुछ कमियां भी है, परंतु इस कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इस कमियों को दूर कर लेना और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित होगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। कैसे? लोकतंत्र जनता के लिए शासन है। कैसे? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिनमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करता है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तो जनता के लिए शासन है। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध का स्पष्ट करें। वैसे अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, आर्थिक अपराध कहलाता है। वैसे अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, आर्थिक अपराध कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों को रुपया का जमा करना, कर की चोरी तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण हैं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? यह एक कानून लोगों के सरकारी नीतियों के अवगत कराता है, प्रशासन को पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता है। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। एक तरफा अनुबंध से अब क्या समझते? एक तरफा अनुबंध यह भी एक प्रकार की बंधुआ मजदूर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों के रबर की खेती तथा खदानों में काम करने के लिए मजबूर कर देता था और काम न करने पर उसे पीट पीट कर जेल में बंद कर देता था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया था, जबकि मालिक को भरपूर अधिकार दिया गया था। सोचे एक तरफा अनुबंध में क्या होता था पहले। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के काम करते हैं, जिसे बंधुआ मजदूर बंधक मजदूर कहा जाता है। इसे बंधक मजदूर बहुत कम कहा जाता है। इसे मजदूरी बहुत कम किया जाता है, जिससे उसका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता। चाकि काल में इस प्रथा का प्रचलन यूनान से था। हुआ हाउ आंदोलन क्या है? यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन है। हुआ हाउ आंदोलन क्या है?
यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुइन फूसो समाज सुधारक थे ने की। सबसे पहले मोकौन डेल्टा नामक जगह से इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य गरीबों की सहायता करना, व्यर्थ खर्च पर रोक, लकड़ी को क्रय विक्रय विरोध, लड़की का क्रय विक्रय करता है बेचना। हनोई समझौता क्या है? हनोई समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। क्या बोला? वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? 21 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। भारतीय आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद दिया जाता है, जिससे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत न अपील, न दलील, न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह काला कानून भी कहा। रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ये क्या है? VVI। ठीक है, आइए। सत्याग्रह क्या है? इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट आपका। सत्याग्रह का एक मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति बैरभाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। चोरी चोरा कांड, ये भी VVI क्वेश्चन, VVI इंपॉर्टेंट। ठीक, चोरी चोरा कांड क्या समझ है? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में देवरिया जिला में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य कारण खदान वस्तु के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ हो रहे राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में थाना पर हमला करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया गया। जिसे चोरी चोरा कांड कहा जाता है। चोरी चोरा कांड, जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चोरी चोरा हत्याकांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। AITUC क्या है? AITC का पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2020 को मुंबई में किया गया था, जिससे प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और सचिव जरबना लाल बजाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या समझ है? VVI क्वेश्चन है ये भी। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या समझ है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था, जिसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारों हजार की संख्या में मौत हो गई थी। हजार की संख्या में मौत हो गई थी। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति के छोटे, गंदे और बिना सुविधा वाले स्थानों में जहाँ फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को सलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए, जिसमें
एक काम काम करने के लिए बड़ी संख्या में गाँवों में मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों में मालिकों ने उसके लिए छोटे छोटे मकान बनाए, जिससे सुविधा उपलब्ध नहीं था। इन मकानों में हवा की, पानी की, रोशनी की सब व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत ऐसे हुई। स्लम पद्धति सब बुला लिया, कुछ नहीं था सुविधा। श्रमिक वर्ग का आगमन आगमन शहरों में किस परिस्थितियों में के अंतर्गत हुआ? शहरों में जहां एक एक और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, तो दूसरी और श्रमिक वर्ग का। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमिहीन वर्ग के रूप में थे, शहरों शहरों की और बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी भारी संख्या में पलायन करने लगे। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए गांव से श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों की ओर हुआ। ठीक है। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर हुआ? गांव और शहरों में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवहार में भिन्न के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा भाग मुख्यतः कृषि क्रियाकलापों से संबंध होता है। इसके विपरीत शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवस्थाओं, नौकरी, उद्योग तथा व्यापार में संलग्न होती है। भूमंडलीयकरण वैश्वीकरण किसे कहते हैं? जब विश्व का अधिकांश देश आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक के आदान प्रदान हो, तो उसे भूमंडलीकरण वैश्वीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1990 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत लगभग दशक पहले हुआ था। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में हुआ था। उपनिवेश से क्या समझ? भी आई क्वेश्चन, ये भी उपनिवेश वाला भी। उपनिवेश से क्या समझ है? जब एक शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करता है। जब एक शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करता है और उनके संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब एक शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करता है और उनके संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उनके नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को नियमित करने का प्रयास किया गया। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ठीक है। आइए, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने यंत्र का विकास कैसे किया? जर्मनी के मेंजेर नगर में कृषक, जमींदार, व्यापारी परिवार हुआ। यह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों में से परिचित था, इसलिए यह अपना ज्ञान एवं अनुभव से सीसा, टीन एवं बिस्मथ का प्रयोग कर प्रिंटिंग किया। छपाई खाना का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? 1295 में मार्को पोलो जब चीन से यूरोप मतलब इटली वापस आया, तो वह अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक के साथ लेकर आया। इससे हस्तलिखित पांडुलिपियों के साथ साथ पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की छपाई की तकनीक विकसित हुई, जो इटली से होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई।
धन्यवाद। पॉलिटिकल खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सिविक्स का है। ठीक है, सिविक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।